जनतंत्र संवाद के द्वारा आयोजित परिचर्चा की श्रृंखला में आज फिर शामिल हो रहे हैं और आज हमारे दो मेहमान हैं, दयामणि वाडला और अनुज लगून। ये दोनों ख्याति प्राप्त नाम हैं। दयामणि वाडला झारखंड में और झारखंड के बाहर भी समाज सेवी के रूप में, कर्म और आंदोलनकारी के रूप में जानी जाती हैं आदिवासी हितों के लिए। और अनुज लगून एक कवि हैं, युवा कवि हैं, बुद्धिजीवी हैं और पूरा देश उनको जानता है। झारखंड अलग राज्य के बने लगभग 20 बरस हो गए। जो अलग राज्य का हमारा सपना था वो कितना पूरा हुआ, ठहर कर विचार करने का समय अब लगता है आ गया है। मुख्य धारा की राजनीति ने झारखंड आदिवासियों के साथ हमेशा अन्याय किया है। तो आज हम पहले दयामणि जी से आमंत्रित करते हैं कि जो सपना था वो क्या था, उसके बारे में पहले प्रकाश डालें और उस संघर्ष के बारे में संक्षेप में बात रखें। जनतंत्र संवाद में सभी साथियों को मेरा झारखंडी जोहार। ये आज हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं कि झारखंड अलग राज्य बनने के पहले हम लोगों का सपना क्या था। हम लोग विस्थापन के खिलाफ में जो लगातार आंदोलन में रहे, जल जंगल जमीन बचाने के लिए और गांव समाज को अपना हक अधिकार मिले, इसकी लड़ाई में जितने भी लोग शामिल थे, सब कोई का सपना या तो हमारे जो अलग राज्य का जो बुनियाद रखने वालों का जो सपना था, उनका यही सपना था कि झारखंड अलग राज्य का मतलब 18 जिलों का एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री, या तो 22 जिलों का या तो 24 जिलों का एक ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बना हुआ एक अलग प्रदेश हमें मिले, ये नहीं था। हम 1700 के दशक से लेके हम 1900 के दशक तक देखेंगे तो अंग्रेजों के खिलाफ में सिद्धू कान्हू का लड़ाई से, सिद्धू कान्हू चांद भैरव का लड़ाई से, बिरसा मुंडा का लड़ाई, जत्रा टाना भगत तक का लड़ाई जो था वो सिर्फ एक ही था कि हमारे गांव में हमारा राज हम कैसे कायम करेंगे, हमारे संसाधन पर हमारा अधिकार हमको, हम किस तरह से नियंत्रण और हमारे संसाधनों पर हमारा नियंत्रण के साथ हमारा समाज का विकास कैसे हो, और उसके साथ ही हमारा समाज का विकास के साथ हमारा सांस्कृतिक विकास, हमारा आर्थिक विकास अपने शर्तों में अपने संसाधन के साथ, और हमारा इतिहास का संरक्षण कैसे हो। ये अलग राज्य का सपना यही था। हम जिस जल जंगल जमीन को हमारे पूर्वजों ने सांप भालू बिच्छू से लड़के जिस जमीन को आबाद किया है, जिस जंगल को आबाद किया है और जिस धरती को आबाद किया है, उस धरती में हमारा अपने संसाधन पर अपना अधिकार किस तरह से कायम हो, और किस तरह से जमीन की लूट यहाँ पर जो विकास के नाम से बड़े बड़े कंपनियों के द्वारा या तो सरकार के द्वारा मनमानी तरीके से जो जमीन की लूट हो रही है, वो जमीन की लूट किस तरह से रुके। और उसके साथ ही जो हमारे संघर्ष के बाद जो आदिवासियों का जो सुरक्षा कवच है जमीन जंगल को लेके, सीएनटी एक्ट की रक्षा कैसे हो, एसपीटी एक्ट की रक्षा कैसे हो, सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में जो प्रावधान हमारे लिए रखे गए हैं, उन प्रावधानों का पूरी तरह से कड़ाई से अमल किस तरह से किया जाए कि यहाँ जमीन की लूट रोकी जा सके। और उसके साथ ही भारत के आजाद भारत के संविधान में जो हमें 5वीं अनुसूची के तहत में जो अधिकार दिया गया है, पेशा कानून का जो अधिकार दिया है, वो पेशा कानून के अधिकार के तहत हमारे गांव को किस तरह से जल जंगल जमीन को स्वतंत्र रूप से अपनी तरह से उसको संचालित करने का, नियंत्रित करने का अधिकार हमें मिलेगा, ये एक सपना था। लेकिन आज 20 साल पूरा होने के बाद आज ये अहम हो गया है। अहम इसलिए भी हो गया है कि जो जिन सपनों के साथ हमारा झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ी गई,
यहाँ पर सांस्कृतिक विकास नहीं हुआ। सांस्कृतिक हमारा भाषा संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए कोई भी ऐसी योजना नहीं बनाई गई, कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई गई। बड़े बड़े पूंजीपतियों को झारखंड के जल जंगल जमीन को हैंडओवर करने के लिए पॉलिसी बनाई गई है। चाहे हम वहां से सीएनटी एक्ट को तोड़ने की बात करेंगे, एसपीटी एक्ट को खत्म करने के लिए जो कानून लाया गया है उसकी बात करेंगे, और 5वीं अनुसूची को खत्म करने के लिए पॉलिसी बनाई गई, लेकिन यहाँ पर पेशा कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी यहाँ पर उसके लिए जो जो नियमावली बननी चाहिए, जो पॉलिसी बननी चाहिए थी, वो पॉलिसी भी नहीं बनी है। और विस्थापन पलायन को रोकने के लिए भी जो ठोस पॉलिसी बननी चाहिए थी, वो पॉलिसी भी नहीं बनी। और जिस झारखंड को हम लोग बोलते थे कि ये यहाँ पर विकास के नाम पर यहाँ पर छोटे छोटे जो गृह उद्योग के रूप में, कुटीर उद्योग के रूप में जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों के साथ छोटे उद्योगों का विकास हो, जहां से विस्थापन नहीं होगा, जहां से पलायन नहीं होगा, इस तरह की विकास की हम लोग बात करते थे। लेकिन आज की तारीख 20 साल होने के बाद भी इस तरह की कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई। और तो और यहाँ के लोगों को जो अपने लोगों को अपना माने संसाधन पर अपने तरह से जीविका अर्जन करने के लिए यहाँ पर जो नीति बननी चाहिए, स्थानीयता नीति जो बननी चाहिए, यहाँ के लोगों के जीविका के लिए, यहाँ के लोगों को यहाँ के संसाधनों पर नौकरी देने की जो नीति बननी चाहिए, वो नीति भी आज तक नहीं बन पाई है। हम अनुज लोगों से बात करते हैं, उनको आमंत्रित करते हैं। अनुज लोगों युवा हैं, हम ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं कि झारखंड आंदोलन के समय उनकी उम्र क्या रही होगी, झारखंड बनने के पहले उनकी उम्र क्या रही होगी। और उनकी लेकिन एक कविता जो है, वो कविता यानी ट्रक पर वो पहाड़ को लद कर जाते हुए देखते हैं, तो वो झारखंड बनने के पहले देखा था उन्होंने कि झारखंड बनने के बाद? जो बात आपने कविता के संदर्भ में पूछी है उसी से बात शुरू करता हूँ। जो कविता है कि कल पहाड़ को ट्रक पर जाते हुए देखा, ये कविता की पंक्तियां झारखंड बनने के बाद लिखी गई है। और जो सपना क्या था झारखंड के आंदोलन का, इसके बारे में दयामनी दी ने जो बातें कही, उन्हीं बातों को ही मैं दोहराऊंगा। और जो कविताएं मैंने लिखी, उन कविताओं में मौजूद जो बेचैनी है, दरअसल वो बेचैनी झारखंड संघर्ष, आंदोलन, कुर्बानियों के, सपनों के ना पूरे होने की बेचैनी है। और मैं यहीं से बात अपनी शुरू करता हूँ कि आज जब हम झारखंड बनने के 20 वर्ष बाद झारखंड का सपना क्या था, इस विषय पर विचार करते हैं, तो हमें इतिहास में जाना पड़ेगा कि झारखंड की अपनी सामाजिक संरचना क्या थी और उस सामाजिक संरचना में विकास के अपने मॉडल क्या थे, उसके पैमाने क्या थे। जब हम संताल हुल देखते हैं या उससे पहले पहाड़ियों का आंदोलन देखते हैं या बिरसा मुंडा का आंदोलन देखते हैं, तो क्या ये आंदोलन केवल उपनिवेशवाद के विरुद्ध या साम्राज्यवाद या जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध आंदोलन था, या इस संघर्ष में वो विचार मौजूद थे जो एक समाज को बेहतर बनाने के विचार थे? तो बहुत साफ बात है कि झारखंड का जो सपना था, वह सपना दिक्कू दुनिया का सपना नहीं था। अगर हम बिरसा मुंडा के संघर्ष के शब्दावलियों का इस्तेमाल करें तो हम ये कहेंगे कि दिक्कू दुनिया का सपना नहीं था। यानी विकास का मतलब यह नहीं था कि हम समाज को धूल और गर्द और खाई में धकेल दें और एक तरफ वैसी विकृतियां रहें, एक तरफ कूड़ेदान हो, धूल गर्द हो, और दूसरी तरफ चमकती चमचमाती हुई चीजें। इस तरह का सपना नहीं था झारखंड के आंदोलन का और संघर्ष का। यानी जो झारखंड का सपना था, उस सपना की बुनियाद में स्वायत्तता थी,
उस सपने की बुनियाद में स्वायत्तता थी, ऑटोनॉमी का मसला था। और यह जो ऑटोनॉमी है, जो स्वायत्तता की जो बात है, ये सिर्फ संताल हुल के समय की नहीं है, या 1764 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ, केवल उसका विचार नहीं है, केवल बिरसा मुंडा का विचार नहीं है, बल्कि हम जब देखते हैं 20वीं शताब्दी में जयपाल सिंह मुंडा आते हैं, और जयपाल सिंह मुंडा अपने नेतृत्व में आदिवासियों के सवाल को राष्ट्रीय राजनीति का विषय बनाते हैं। तो जरूरी बात है ये रेखांकित करना कि अगर जयपाल सिंह मुंडा का नेतृत्व ना होता तो भारत की राष्ट्रीय राजनीति में आदिवासी प्रतिनिधित्व क्या होता? क्या आदिवासी केवल आइसोलेशन में रह जाते जैसे रखे गए थे, या रहते रहे, या तो बगावत की दूसरी धारा अपना लेते, जो धारा जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों ने किया, नागालैंड ने किया। यानी अगर हम देखें, अगर हम आज की तारीख में झारखंड के सपनों को विश्लेषित करने के लिए झारखंड का इतिहास देखें, और उस इतिहास में अगर हम स्वायत्तता का विचार देखते हैं, तो हम ये पाते हैं कि जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में स्वायत्तता का विचार भारतीय गणराज्य के अंतर्गत स्वीकृत किया गया, ना कि जापू फिजो या नागा विद्रोहियों की तरह भारत से अलग एक अलग देश की मांग की गई। जबकि 1935 ईस्वी का जो स्वाधीनता अधिनियम है, ये इस बात की छूट देता था, जैसे हो महासभा के लोगों ने कहा कि हम भारत में नहीं शामिल होंगे, लेकिन जयपाल सिंह मुंडा ने कहा कि ये एक तार्किक निर्णय नहीं है, क्योंकि एक भारतीय गणराज्य से अलग हम आदिवासी अपना अस्तित्व बनाएंगे तो दूर तक हम राजनीतिक रूप से सफल नहीं हो पाएंगे। तो उस विचार के साथ झारखंड आंदोलन जुड़ा रहा, उसके सपने जुड़े रहे, स्वायत्तता के विचार जुड़े रहे, परिणाम स्वरूप 5वीं अनुसूची बना। तो झारखंड के बनने के बाद इस विचार को हमारे नीति निर्धारकों ने या प्रतिनिधियों ने कहाँ गायब कर दिया। यानी जो स्वायत्तता झारखंड के संघर्ष की बुनियाद में था, उसके सपने की बुनियाद में था, जो जिसे बिरसा मुंडा ने अबू अदिसम अबू अरैज कहा, उसे क्या किया गया? क्रमशः कुचला गया और क्रमशः खंडित किया गया। इस संवाद के लिए आप सबका और इस मंच का आभारी हूं कि आप सबने इस आयोजन के जरिए उस विचार को फिर से विमर्श के केंद्रीय बहस में लाने की कहीं ना कहीं कोशिश की है। क्योंकि अगर हम इस स्वायत्तता के विचार को सामने नहीं रखेंगे, अबू अदिसम अबू अराइज के विचार को सामने नहीं रखेंगे, तो ये जो नव साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, जो कॉरपोरेट की लूट के रूप में हमारे सामने आ रही है, हम उसका विकल्प नहीं बना सकते। विकास के आज की तारीख में 2 ही मॉडल है मेरी समझ से। एक, नव साम्राज्यवादी शक्तियों के साथ आप अनुबंध कर लीजिए और उनके अनुचर या अनुपालक या उनके गुलाम बन जाइए। दूसरा तरीका है कि जो नव वैश्विक पूंजीवादी या साम्राज्यवादी विकास की पद्धतियां हैं, जो धरती को, सृष्टि को, जलवायु को खंडित कर रही हैं, उसके प्रतिरोध में खड़े हो जाइए। झारखंड का जो संघर्ष था वह इस प्रतिरोध का संघर्ष था, इस प्रतिरोध का सपना था। यानी झारखंड बना, अगर हम उसे स्वायत्तता के विचार के साथ आगे बढ़ते तो हम निसंदेह बेझिझक ये बात मैं कह सकता हूँ कि हम दुनिया के सामने एक बेहतर विकास का मॉडल दे सकते थे। ऐसा विकास का मॉडल जहां हम जल जंगल जमीन की चीजों को साथ रखते हुए नई तकनीकों की अच्छी साझेदारी कर सकते थे। लेकिन दुर्भाग्य से नीति निर्धारण में ये सारी चीजें शामिल नहीं रही। झारखंड बनने के बाद न झारखंड के संघर्ष का विचार शामिल रहा और ना ही झारखंड की जो अपनी सामाजिक संरचना और संस्कृति रही है उसे शामिल किया गया। और एक आखिरी बात जोड़ दूं इस पहले राउंड की बात के लिए, मेरा अपना विश्लेषण है कि झारखंड में आदिवासी समाज के साथ साथ जो सदान मूलवासी समाज है, इन दोनों के व्यवहार में बहुत बुनियादी फर्क मैं नहीं देखता, क्योंकि इतिहास के अंतराल में एक साथ रचते बसते एक नई तरह की संस्कृति विकसित हुई, जो सही संस्कृति की जो चीजें बनी, उसमें ये ऐसा नहीं था
कि आदिवासियों के लिए बनाए गए विकास के मॉडल से उन्हें कोई परेशानी होती, यानी हम समग्रता से एक झारखंडी समाज को एक विकल्प के रूप में तैयार कर सकते थे। मेरा जोर इस बात को लेकर है कि जो झारखंड आंदोलन था, जो उसका संघर्ष था, उस संघर्ष का विचार ही स्वायत्तता का था, ऑटोनोमी का था। इस विचार को, स्वायत्तता के विचार को झारखंड बनने के बाद लगातार क्रमशः खत्म किया गया। और आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि जो विकास की परियोजनाएं हैं, उन विकास की परियोजनाओं में कहीं भी स्थानीयता की बात नहीं है, स्थानीय संस्कृति की बात नहीं है, स्थानीय विशिष्टताओं को बिल्कुल दरकिनार किया गया है। और उसके रेफरेंस में मैं 2 सबूत सामने रख रहा हूं। 2001 ईस्वी में झारखंड स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी और हम सबने झारखंड स्टेट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2001 देखा होगा। उसमें एक कॉलम है या एक हिस्सा है स्पेशल इकोनॉमिक जोन का, सेज का। और जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके बारे में क्या कहा गया? उसके बारे में ये बात साफ साफ कह दी गई है कि जो निवेशक हैं, जो बाहरी निवेशक हैं, उनके लिए विशेष तौर पर लैंड, पावर और जो गवर्नेंस है हम उपलब्ध कराएंगे। तो एक सवाल ये है कि जो झारखंड का संघर्ष था वो क्या बाहरी निवेशों और पूंजीपतियों के लिए था कि हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना के जो सीएनटी, एसपीटी या 5वीं अनुसूची जैसे जो संवैधानिक अधिकार है या 1996 के जो पेशा कानून है, हम उसे भी दरकिनार कर रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी बात कि जो झारखंड सरकार का जो झारखंड डेवलपमेंट एनुअल प्लान हम देखें 2003-04 का, यानी कि झारखंड बनने के ठीक तुरंत बाद की ये मैं आंकड़े बता रहा हूँ। झारखंड डेवलपमेंट एनुअल प्लान में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि झारखंड के संघर्ष का यह इतिहास है, झारखंड का यह भूगोल है, झारखंड की यह संस्कृति है, झारखंड का यह समाजशास्त्र है और इस समाजशास्त्र की विशिष्टताओं को देखते हुए हमें डेवलपमेंट के प्लान करने हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है झारखंड डेवलपमेंट एनुअल प्लान में। मैंने पढ़ने से ऐसा लगता है कि जिन्होंने भी डेवलपमेंट का प्लान बनाया है, इन्हें ना झारखंडीपन के बारे में पता है, आदिवासियत के बारे में तो बिल्कुल ही नहीं पता है। ये उधार की चीजें झारखंड में लागू करने की कोशिश कर रहे हैं और एक बहुत ही काल्पनिक चीज जनता के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम विकास होंगे, हम झारखंड को आगे ले जाएंगे। आज की तारीख में जो यूएनडीपी के आंकड़े हैं हम सब जानते हैं वो कितने भयावह, कि हमने सपना क्या देखा था और हो क्या रहा है। झारखंड की कुल आबादी 33 मिलियन यानी 3 करोड़ के लगभग है, 3.25 करोड़ के लगभग है। और झारखंड में जो गरीबी का आंकड़ा क्या है, टोटल नंबर ऑफ पुअर मिलियन में 12 मिलियन है, यानी लगभग 1.5 करोड़ के आसपास आधी आबादी गरीबी से जूझ रही है। और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, भूख के आंकड़े में झारखंड में इतनी भयंकर भूख मरी है, अगर हम आंकड़ों को देखें जो जनरल जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसके हिसाब से 17 में से 16वें स्थान पर है झारखंड ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। और झारखंड के लगभग 57% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। और तो और जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, मानव तस्करी होती है, उसमें देश में झारखंड का 4था स्थान है। यानी हर 10 लाख की आबादी में 12,500 जो झारखंडी युवा है, उसमें खासतौर से लड़कियां हैं, उनकी तस्करी होती है। ये आंकड़े तो हमारे जो संघर्ष के सपने थे, उसकी जो बुनियादी भावनाएं थी, उसके जो विचार थे, वो एक तरफ रह गए हैं। और झारखंड बनने के बाद जो विकास के जो भगवान बने, मेघनाथ दा का जो गीत है, गांव छोड़ब नहीं जंगल छोड़ब नहीं, उसमें एक पंक्ति आती है, विकास के भगवान
हमें बताए हम कहाँ जाए। वो ये बताए कि इस तरह के आंकड़े हमारे सामने आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है कि हम झारखंडी समाज को किस मोड़ पर खड़ा करके ले आए। और एक बात मैं जोड़ दूं, जब झारखंड बना 2000 ईस्वी में, उस समय हमारे झारखंड के अंदर उग्रवादी गुट कितने थे, और झारखंड बनने के 20 बरस बाद झारखंड के अंदर उग्रवादी गिरोह या आपराधिक गिरोह कितने हैं। अगर हम झारखंड पुलिस के ही आंकड़े को देखें तो एक या दो संगठन को छोड़कर किसी भी संगठन का जनता से कोई मतलब नहीं है। नक्सल मूवमेंट के नाम पर दरअसल हुए आपराधिक गिरोह है। ये झारखंड पुलिस का आंकड़ा है। यानी झारखंड के सपने को हमने कहां मोड़ा, झारखंड के युवाओं का भविष्य कहां बना। झारखंड के युवा जो झारखंड के भविष्य होंगे, उसमें युवाओं को या तो सस्ते मजदूर की तरफ धकेल दिया गया, या उन्हें आपने सस्ता विद्रोही बना दिया। और सस्ता मजदूर कौन बना रहा है, वही कॉरपोरेट, उसी की आवारा पूंजी। और सस्ता विद्रोही कौन बना रहा है, वही कॉरपोरेट, उसी की सस्ता पूंजी। तो अगर हमें झारखंड के सपनों की बात करनी है, उसके विकास की बात करनी है, तो हमें इन सभी तीखे मसलों पर आत्म परीक्षण करना होगा, विश्लेषण करना होगा कि हम कहां से चलना शुरू किए थे, हमारी भावना क्या थी, और आज हम किस स्थिति में खड़े हैं। अनुज जी ने झारखंड बनने के सपने और बाद की स्थिति पर भी संक्षेप में बहुत अच्छे तरीके से चीजों को रखा है। विकास का कोई वैकल्पिक मॉडल सच पूछिए तो हम लोग नहीं बना पाए, और उसका ये परिणाम है। और जो अभी तत्काल एक बड़ा चीज, जैसे रघुवर दास भाजपा के थे और उन्होंने बनाया था लैंड बैंक, और हम ये हेमंत सोरेन झामुमो के हैं जो जिनके पिताजी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जिनसे बना, जिन्होंने लंबा संघर्ष किया, वो बनाते हैं लैंड पुल। ये दोनों में बुनियादी क्या फर्क है, और ऐसा क्यों हुआ, और ये सुधार की प्रक्रिया कैसे हो सकती है। दयामनी जी यहाँ से बात शुरू करें। मुझको लगता है कि अभी हम लोगों को, हालांकि मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि झारखंड अलग राज्य बनने के पहले और झारखंड अलग राज्य बनने के बाद भी कुछ समय तक के लिए लगातार यहाँ झारखंड में जो जिस तरह से सामाजिक मुद्दों पर, राजनीतिक मुद्दों पर या तो सांस्कृतिक मुद्दों पर लगातार समाज का और जितने भी जन आंदोलन से जुड़े लोग हैं, सबको मिलके हमेशा चर्चा किया करते थे हर मुद्दों को लेके। लेकिन राज बनने के बाद ये तमाम चीजें स्वतः ही, शायद हम लोगों को लगा होगा, बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि राज बन गया, अब हमारी भूमिका खत्म हो गई। लेकिन जैसे अभी आपने सवाल किया कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी भूमिका तो पहले राज बनने के पहले जितना मैंने ज्यादा था, अधिक था, उससे ज्यादा 2 गुना जिम्मेवारी हम लोगों की बढ़ गई है।